हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 सेट 1 हिंदुस्तान ओलंपियाड साइंस पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि 21 से लेके 40 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 6 के हैं और सेट ए है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। ऐसा कौन सा विटामिन या न्यूट्रिशन है जो शरीर में कैल्शियम को सही तरह एब्जॉर्ब होने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह इंटेस्टाइन में कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, जिससे बोन्स और दांत मजबूत बनते हैं। विटामिन डी कमी होने पर शरीर कैल्शियम को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी। आयरन इसका गलत है। आयरन क्यों नहीं है? क्योंकि यह खून में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन ज़रूरी नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी रॉन्ग है। कार्बोहाइड्रेट ये शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। यह आँखों और इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी विटामिन डी। ठीक, आई होप ये क्लियर होंगे आप लोग को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इनमें से कौन सा फूड सबसे ज़्यादा विटामिन और सबसे ज़्यादा मिनरल्स देता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेनिच, पालक साग। ठीक, पालक में विटामिन जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन के हो गया, और मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यह शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्पेनिच। अब ब्रेड नहीं होगा, ब्रेड में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें विटामिन मिनरल्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी है शुगर। शुगर में सिर्फ मीठापन होता है, इनमें कोई भी विटामिन मिनरल्स नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है बटर। बटर में सबसे ज़्यादा फैट होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेनिच, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इज यूटिलाइज्ड व्हेन यूजिंग अ मैग्नेट टू सेपरेट सब्सटेंसेस। जब हम मैग्नेट की मदद से किसी सब्सटेंस को अलग करते हैं, तो सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है? तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक अट्रैक्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि मैग्नेट केवल उन्हीं सब्सटेंस को खींचता है जिनमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जैसे कि लोहा, आयरन। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सब्सटेंस को अलग करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। हार्डनेस गलत है। हार्डनेस नहीं होगा, क्योंकि हार्डनेस से यह पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है। और ऑप्शन बी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस पानी या किसी लिक्विड में घुलता है यानी नहीं घुलता है। यह प्रॉपर्टी सब्सटेंस को घोलने में काम आता है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में दिखने या ना दिखने का प्रॉपर्टी काम आता है, तो इसलिए ये गलत है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ कैन यू सेपरेट सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। इस क्वेश्चन का मतलब है आप पानी में घुले नमक को कैसे अलग कर सकते हैं? तो हम लोग किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? इवापोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक का क्रिस्टल बन के बचा रहता है, नीचे में बचा रहता है, और इससे पानी और नमक अलग हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, इवापोरेशन। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन रॉन्ग है।
फिल्ट्रेशन तब काम आता है जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से अलग करना चाहते हो, जो घुल नहीं रहे हो, लेकिन नमक पानी में घुल गया है तो इसको तो अलग नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, तो ये रॉन्ग है। और ऑप्शन सी है सीविंग। सीविंग में हम बड़े या छोटे पार्टिकल्स अलग करते हैं, ठीक। सीविंग में हम बड़ा या छोटा पार्टिकल्स को अलग करते हैं, ठीक, जैसे कि कच्चे चावल के दाने अलग करना, ये सब, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है विनोइंग। विनोइंग काम आता है हवा के थ्रू हल्का और भारी चीज अलग करने के लिए, जैसे कि गेहूं और भूसा, तो ये भी रॉन्ग है। पानी और नमक में ये काम नहीं करेगा, विनोइंग पानी और नमक में काम नहीं करेगा, तो ये भी रॉन्ग है। इसलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, इवेपोरेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रूट इन अ प्लांट। प्लांट में रूट्स का क्या काम है? तो क्या काम है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, यही काम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। मतलब पानी और मिनरल्स को सोखना, ये पानी और मिनरल्स को जमीन से सोखते हैं, जो पौधों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। प्रोड्यूस सीड्स नहीं होगा, ये रॉन्ग है। बीज फूल या फ्रूट्स बनाते हैं, रूट्स नहीं बनाते हैं। सीड ना फ्रूट बनाता है या क्या फूल बनाता है, रूट्स नहीं बनाता है, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी है सपोर्ट फ्लावर। फ्लावर्स को स्टेम सपोर्ट करता है, रूट नहीं सपोर्ट करता है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में होते हैं, रूट्स में थोड़ी होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। सोचो आप एक ग्लास में पानी रखकर स्ट्रॉ से पी रहे हो। स्ट्रॉ का काम क्या है? पानी को अंदर आने, मतलब पानी को अंदर लाना है स्ट्रॉ से। ठीक वैसे ये रूट्स पौधे के लिए स्ट्रॉ जैसा काम करता है, जमीन से पानी और मिनरल्स आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन ह्यूमन फिंगर एंड टोज अलाउइंग देम टू बेंड एंड स्ट्रेटन। मतलब ह्यूमन फिंगर और टोज में कौन सा जॉइंट होता है जो उन्हें मोड़ना और सीधा करना अलाउ करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट, ठीक। ऑप्शन ए रॉन्ग है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं होगा। ये जॉइंट हर डायरेक्शन में घूम सकता है, आगे घूम सकता है, पीछे, साइड, हर जगह घूम सकता है, जैसे कि शोल्डर हो गया, हिप हो गया, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट काम करता है डोर की हिंग की तरह, दरवाजे की हिंग की तरह। ये जॉइंट सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक, मोड़ना और सीधा करना, जैसे जैसे कि फिंगर, टोज, एल्बो, नी, ये सब में ये काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। फिक्स्ड जॉइंट भी रॉन्ग है। फिक्स्ड जॉइंट भी रॉन्ग है। ये जॉइंट हिलता नहीं है, फिक्स्ड रहता है, एक जगह फिक्स्ड रहता है, जैसे कि स्कल बोन्स, ठीक, तो ये भी रॉन्ग है। और पाइवोटल जॉइंट, ये जॉइंट घूमने के लिए होता है, जैसे कि नेक हो गया, तो ये भी रॉन्ग है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? हिंग जॉइंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द गिवन टर्म डिस्क्राइब द ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग पीरियड। मतलब समय के साथ होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? तो समय के साथ होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। इवोल्यूशन कहते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते हैं, जैसे कि रंग, आकार, तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? इवोल्यूशन। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी का मतलब है ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट का स्टडी, तो ये नहीं है, ये रॉन्ग है। और ऑप्शन सी है माइग्रेशन, ऑर्गेनिज्म का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी एडेप्टेशन, ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के अनुसार ढलना, तो ये भी गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन ए, इवोल्यूशन, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
क्वेश्चन नंबर 28 है, विच यूनिट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल की लंबाई नापने के लिए कौन सी यूनिट सबसे सही होगी? तो इसका आंसर होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक। मीटर क्या? मीटर बड़ी चीज़ों के लिए नापते हैं, जैसे क्या, कमरे या सड़क की लंबाई नापने के लिए, इसके लिए क्या होगा, मीटर यूज़ करते हैं, मीटर, ठीक। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि पेंसिल, किताब की मोटाई, ठीक, ये सब। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। और किलोमीटर क्या? किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी के लिए, जैसे ये शहर या गांव के बीच की दूरी, ये सब को नापने के लिए किलोमीटर का यूज़ करते हैं, तो ये रॉन्ग है। और ऑप्शन डी है मिलीमीटर। मिली मतलब छोटा, बहुत 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 छोटी चीज़ों के लिए, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए। इसका ऑप्शन होगा ए, सॉरी ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। 28 का ऑप्शन बी करेक्ट है, सेंटीमीटर, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सहिबिट सर्कुलर मोशंस ओनली, ठीक। इनमें से कौन केवल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक। ए फेरिस व्हील, और ऑप्शन बी है ए बाइसाइकिल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ऑप्शन सी है ए बॉल थ्रोन अप इन द एयर, ऑप्शन डी है ए बोट सेलिंग इन अ रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फेरिस व्हील, ठीक। जो चीज़ हमेशा गोल घूमती है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक। फेरिस व्हील हमेशा गोल घूमती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए फेरिस व्हील। ऑप्शन बी है ए बाइसाइकिल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब सीधे रास्ते पर चल रहा है, गोल थोड़ी घूम रहा है, ये तो सीधा चल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन सी है ए बॉल थ्रोन अप इन द एयर, ऊपर नीचे जाती है, तो मतलब बॉल ऊपर नीचे जाती है, ऊपर, ठीक। तो ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी है ए बोट सेलिंग इन अ रिवर, नौ सीधे या घुमाव वाले रास्ते पर चल सकती है, लेकिन हमेशा गोलाकार मार्ग पर थोड़ी ना चलेगी, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, ठीक। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फेरिस व्हील। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल कास्ट अ डार्क शैडो, मतलब इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट डार्क शैडो बनाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक, ठीक। कैसे होगा वुडन ब्लॉक, सारे ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन ए रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट ज़्यादातर लाइट पास होने देती है, इसलिए गहरा डार्क शैडो नहीं बनता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है क्लियर ग्लास। क्लियर ग्लास गलत है, क्योंकि यह लाइट को आसानी से पास कर देती है, इसलिए डार्क शैडो नहीं बनता है, तो ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन सी है क्लीन वाटर। क्लीन वाटर भी गलत है, क्योंकि पानी रोशनी को आसानी से पार कर देता है, इसलिए इसमें भी डार्क शैडो नहीं बनता है, तो ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी है वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक लाइट को पास होने नहीं देती है, इसलिए डार्क शैडो बनता है, ठीक। वुडन ब्लॉक लाइट को पास नहीं होने देती है, इसलिए क्या होगा, डार्क शैडो बनेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ प्लेन मिरर। जब लाइट प्लेन मिरर से पास होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रिफ्लेक्शन के लिए होता है, रिफ्लेक्शन में नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। और ऑप्शन बी है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी रिफ्रैक्शन के लिए होता है, रिफ्लेक्शन के लिए नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नहीं, मिरर से टकराने के बाद लाइट की डायरेक्शन बदल जाती है, इसलिए सीधे रास्ते में नहीं जाती, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी है इट चेंजेस डायरेक्शन बट स्टेज इन द सेम प्लेन,
जब लाइट प्लेन मिरर से टकराती है तो यह अपनी डायरेक्शन बदल देती है, लेकिन वही प्लेन सरफेस में रहती है, किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं मुड़ती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इट चेंजेस डायरेक्शन बट स्टेज इन द सेम प्लेन। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वी अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इनमें से कौन सी चीज से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकती है, पास हो सकती है? तो आंसर होगा आयरन। आयरन से पास हो सकती है। ठीक, आयरन होगा। बिजली सिर्फ उन चीज़ों से गुजरती है जो कंडक्टर होती है। ठीक, जैसे कि आयरन, आयरन में बिजली आसानी से गुजरती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आयरन होगा। प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है रबर। रबर भी क्या है? रबर भी एक इंसुलेटर है, तो ये भी रॉन्ग है। और क्लोथ क्या है? कपड़े बिजली को पास नहीं करते हैं, और ये भी क्या है? ये भी इंसुलेटर है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आयरन। आयरन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच कंपोनेंट emits light when the circuit is complete and electricity flows through it। मतलब कौन सा पार्ट रोशनी देता है जब सर्किट पूरा हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगे? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बल्ब। बल्ब, करेक्ट आंसर क्या होगा? बल्ब होगा। रजिस्टर बिजली को रोकता है, रोशनी नहीं देता है, तो ये रॉन्ग है। और ऑप्शन सी है बैटरी। बैटरी बिजली देता है, खुद रोशनी नहीं देता है, तो ये भी रॉन्ग है। और स्विच, स्विच सर्किट को जोड़ता है या तोड़ता है, रोशनी नहीं देता है, तो ये भी रॉन्ग है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बल्ब होगा। बल्ब बिजली से रोशनी उत्पन्न करता है, तो सही आंसर होगा बल्ब। जब सर्किट पूरा होता है और इलेक्ट्रिसिटी बहती है तब बल्ब लाइट देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बल्ब, बी, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट बनाने में कम यूज होता है, थोड़ा यूज होता है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वुड। वुड, क्योंकि वुड मेटल नहीं है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, इसलिए इसे परमानेंट मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक, क्या बोले हम? वुड मेटल नहीं है, वुड लकड़ी मेटल नहीं है, और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, इसलिए इसे परमानेंट मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। और आयरन, आयरन का परमानेंट मैग्नेट बनाने में बहुत यूज़ होता है, तो ये तो होगा नहीं। निकल, निकल भी यूज़ होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, और कोबाल्ट भी यूज़ होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वुड। 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ की सरफेस से पानी हवा में जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक, तो क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, रुन ऑफ कहते हैं, या फिर इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, या इवेपोरेशन कहते हैं? तो कंडेंसेशन तो नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पानी हवा में नहीं जाता, बल्कि भाप वापस पानी में ही बदल जाती है, तो इसलिए ये गलत है। और रुन ऑफ मतलब बहाना, यह नहीं होगा, क्योंकि रुन ऑफ में पानी जमीन पर बहता है, हवा में नहीं जाता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन में पानी जमीन के अंदर समा जाता है, हवा में नहीं जाता है, तो ये भी रॉन्ग है।
और ऑप्शन डी है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा क्योंकि इसमें पानी की सरफेस से पानी भाप बनकर हवा में चल जाता है, उड़ जाता है, यानी पानी हवा में चला जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक, इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है डी, इवेपोरेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर क्रूशियल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है? तो कौन सी गैस ज़रूरी है? ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है। ठीक, ऑक्सीजन है इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम सांस लेते हैं और एनर्जी बनती है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन से ही ना। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ही तो लेते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। हम लोग को सांस लेना होता है और एनर्जी भी बनती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस रेस्पिरेशन से तो निकलती है, हम इसे सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये तो गलत है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन। यह एटमॉस्फेयर का मेन पार्ट है बट रेस्पिरेशन में काम नहीं आता है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है मीथेन। ये गैस भी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 36 का ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन ही जरूरी है। ठीक, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सी मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो प्राकृतिक रूप से सड़कर मिट्टी में नहीं मिलती है। ठीक, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो प्राकृतिक रूप से सड़कर मिट्टी में नहीं मिलती हो। ठीक, तो ऑप्शन ए है पेपर। पेपर तो नहीं होगा क्योंकि पेपर मिट्टी में धीरे धीरे गल जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी है वेजिटेबल पील्स, मतलब सब्जियों के छिलके जल्दी मिट्टी में मिल जाते हैं, ये भी नहीं होगा। और ये क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है कॉटन क्लोथ। कॉटन क्लोथ मतलब सूती कपड़ा नेचुरल क्लोथ है, मिट्टी में गल जाता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है स्टाइरोफोम। ठीक, स्टाइरोफोम मिट्टी में नहीं गलता है, बहुत समय तक रहता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। स्टाइरोफोम क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल है, जिसे आमतौर पर हम पैकेजिंग, कप्स और फूड कंटेनर बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक, इस सबका यूज़ किया जाता है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टाइरोफोम। क्या होगा? स्टाइरोफोम। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी करेक्ट है, स्टाइरोफोम। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन द डायग्राम बिलो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द लीफ। देखो यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, आई होप ये दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस फिगर में प्लांट का कौन सा भाग लीफ है। ठीक, कौन सा भाग लीफ है? तो ये तो पता चल रहा है कि पी क्या है? ये तो फ्लावर है, पी है फ्लावर। और ये क्यू क्या है? क्यू है सीड। आर क्या है? आर है लीफ, लीफ। यहाँ एरो देखो किस पे लगा? पत्ते पे लगा, ठीक है, लीफ है। और ये एस क्या है? एस है स्टेम। और ये टी है रूट्स। ठीक, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि प्लांट्स का कौन सा भाग लीफ है, तो लीफ कौन सा भाग है? तो यहाँ लीफ किस में दे रहा है? आर में, आर में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आर। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, आर। ठीक,
P है फ्लावर, Q है सीड, R है लीफ, S है स्टेम, T है रूट्स। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन द डायग्राम बिलो विच पार्ट ऑफ द हिप सॉकेट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिए गए फिगर में हिप के सॉकेट का कौन सा हिस्सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक, इस फिगर में हिप के सॉकेट का कौन सा हिस्सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो ये देखो, ये वाई क्या है, ये वाई क्या है, ये वाई ही तो है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वाई ही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक, और ये जेड क्या दिखा रहा है, जेड दिखा रहा है हेड ऑफ द फेम्यूर, हेड ऑफ द फेम्यूर। और एक्स क्या है, एक्स है एसिटाब्यूलम, मतलब हिप सॉकेट। ठीक, तो इसमें से पूछा है कि इस फिगर में हिप के सॉकेट का कौन सा हिस्सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो इसका आंसर होगा ओनली वाई, वाई, क्योंकि वाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वाई क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है ये वाई। ठीक, और जेड क्या है, जेड है हेड ऑफ द फेम्यूर, और एक्स क्या है, एक्स है हिप सॉकेट एसिटाब्यूलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ओनली वाई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये धुंधला है। क्वेश्चन नंबर 40, आई होप आप लोग को क्लियर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन द डायग्राम बिलो विच पार्ट इज अटैच्ड सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च कवर्स अ स्मॉलर डिस्टेंस। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा हिस्सा जुड़ा होता है ताकि टॉर्च की लाइट कम दूरी तक पहुंचे। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा भाग इस प्रकार जोड़ा गया है कि टॉर्च में से आने वाला प्रकाश क्या हो, कम दूरी तय करता हो। ठीक, तो टॉर्च की लाइट की दूरी उसके लेंस या रिफ्लेक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक, टॉर्च की लाइट की दूरी उसके लेंस या रिफ्लेक्टर पे डिपेंड करती है। तो इनमें से ये पी क्या है, ये पी क्या है, ये पी है स्लाइड स्विच, ये है स्लाइड स्विच। और ये एस कहाँ पे, ये एस क्या है, ये एस है रिफ्लेक्टर, ये आर है बल्ब, और ये क्यू है सेल। तो अभी मैंने क्या बोला, टॉर्च की लाइट की दूरी उसके लेंस या रिफ्लेक्टर पर डिपेंड करती है। तो एस क्या है, एस है रिफ्लेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओनली एस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एस पे डिपेंड करेगी, रिफ्लेक्टर पर डिपेंड करेगी टॉर्च की लाइट। ठीक, तो एस क्या है, एस इसका करेक्ट आंसर है। तो आज मैंने क्लास 6 सेट ए के साइंस पार्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं। मतलब ये पूरे 20 क्वेश्चंस थे, 21 से लेके 40 तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाए हैं, अच्छे से सॉल्व कराए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।